देखो एलपीपी के वर्ड प्रॉब्लम्स में कल वाले ग्राफ वाले हो गए दोनों, दो सम्स है ना ग्राफ में, तीनों की है। वर्ड प्रॉब्लम में ना दो टाइप के सम्स करना है, एक टैबुलर और दूसरा टैबुलर सम्स में कुछ टर्म्स याद रखना है, जैसे अवेलेबिलिटी, सेकंड एटलीस्ट, एटमोस्ट, मिनिमम रिक्वायरमेंट। अभी नॉन टैबुलर के सम्स भी फिर से टैबुलर सेक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो, मतलब कैन बी कन्वर्टेड इनटू टैबुलर और स्टेटमेंट टाइप के सम्स होते हैं। अगर टैबुलर कन्वर्ट कर रहे हैं फिर से वही टर्म्स यूज करके करेंगे। स्टेटमेंट वाले सम्स तो सिर्फ दो ही है अपने पास, एक तो वो कार वाला सम और एक सीमेंट ब्रिक्स वाला सम, सीमेंट ब्रिक्स वाले, ये दो ही सम्स है। सब सम्स जो है ना वो टैबुलर फॉर्म में ही है। देखो मैक्सिमम चांसेस ना कल वाला ग्राफ वाला ही है, बहुत कम चांसेस इसका है वर्ड प्रॉब्लम्स का। तो ये जो टर्म्स आते हैं ना, अवेलेबिलिटी मतलब लेस देन इक्वल्स टू, एटलीस्ट ग्रेटर देन इक्वल्स टू, एटमोस्ट लेस देन इक्वल्स टू, मिनिमम रिक्वायरमेंट ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ये कंस्ट्रेंट्स के लिए काम आएंगे। कंस्ट्रेंट्स का मतलब कंडीशंस। उसके बाद अभी बेसिकली तुमको क्वेश्चन में क्या मिलेगा, सबसे पहला वैसे स्टेप नंबर 1 में तुमको डिफाइन करना पड़ेगा, डिफाइन एक्स एंड वाई। स्टेप नंबर 2 नॉन नेगेटिविटी, इसका मतलब क्या होता है, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड स्टेप नंबर 3 टेबल, जो भी टेबल देगा या तुमको टेबल बनाना पड़ेगा, फॉर्मेशन ऑफ टेबल या टेबल। अगर टेबल दिया है ऑलरेडी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं है तो तुमको खुद को फॉर्म करना पड़ेगा बाय कंडीशंस, जो भी कंडीशन क्वेश्चन में रहेंगे। स्टेप नंबर 4 कंस्ट्रेंट्स, टेबल से कंस्ट्रेंट्स लिख के लेना है। स्टेप नंबर 5 डिफाइन z एंड स्टेप नंबर 6 डिफाइन एलपीपी। डिफाइन एक्स एंड वाई कैसे समझेगा, एक्स और वाई क्या है, तो तुमको लास्ट टाइम बताया था, तुमको जो कॉस्ट के बारे में, प्रॉफिट के बारे में टेबल में तुमको वैल्यूज रहेंगे ए एंड बी, या ट्यूबलाइट और बल्ब का समता, ये सब में हम लोग एज्यूम करेंगे इसको एक्स और इसको वाई। ये तो सिर्फ सिंगल लाइन का है स्टेप। नॉन नेगेटिविटी हर बार ये लिखना है, जब भी हम लोग एज्यूम करेंगे वहां पे बताना है कि वो जो भी वैल्यू हम एज्यूम कर रहे हैं वो 0 से बड़ा है या 0 है। उसके बाद टेबल फॉर्म करना है गिवन टेबल से, और कंस्टेंट्स के अंदर अभी जो 4 चीजें मैंने बताया उसको यूज करके इक्वेशंस बनाना है। डिफाइन जेड, जेड के बारे में कॉस्ट है क्या प्रॉफिट है वो दिखाना है, और डिफाइन एलपीपी में तुमको क्वेश्चन में देगा मिनिमाइज करना है कि मैक्सिमाइज करना है, वो डिफाइन कर देना है। तो समझो तुम्हारे पास एक टेबल है जिसमें ए है, बी है, दो अलग अलग प्रोडक्ट्स है, मशीन 1 मशीन 2 से प्रोडक्शन में अपन मशीन 1 और मशीन 2 को यूज कर रहे हैं। ए प्रोडक्ट को मशीन 1 में 3 आवर्स लाएंगे, मशीन 2 में 6 आवर्स लाएंगे। बी प्रोडक्ट को मशीन 1 में 2 आवर्स लाएंगे, मशीन 2 में 4 आवर्स लाएंगे। और मशीन 1 अपने पास टोटल 24 आवर्स के लिए अवेलेबल है, मशीन 2 अपने पास टोटल 36 आवर्स के लिए अवेलेबल है। ये अवेलेबिलिटी है। अब क्वेश्चन में ऐसा बोला है जो भी मशीन प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट भी बना रहे उसका कॉस्ट, ये प्रॉफिट ही ले लो, इसके ऊपर प्रॉफिट, प्रॉफिट ऑन ए इज ₹50 एंड प्रॉफिट ऑन बी इज ₹70। और हमको अभी एलपीपी डिफाइन करना है, डिफाइन एलपीपी सच दैट प्रॉफिट कैसा होना चाहिए, मैक्सिमम प्रॉफिट, और जो कंस्टेंट्स है उसके हिसाब से कंस्टेंट डेवलप करना है।
ये क्वेश्चन रहेगा। बोलो पहला डिफाइन, let x and y denotes the number of units of a and b respectively। ये पहला स्टेप कंप्लीट। सेकंड स्टेप क्या बोला मैं, जो भी हम लोग x और y डिफाइन किया उसको नॉन नेगेटिविटी में डालने का, मतलब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। थर्ड स्टेप क्या है, टेबल। तो टेबल बनाने का, जो भी टेबल दिया ना वो गिवन दिया ना, तो इधर लिखने का गिवन टेबल इज ए बी मशीन 1 मशीन 2। तीन 6 2 4 24 36 टेबल कंप्लीट हो गया। अभी फोर्थ स्टेप कंस्ट्रेंट्स चाहिए, तो क्या लिखेंगे, फर्स्ट कंस्ट्रेंट्स आर गिवन बाय, देखो ये x है, ये नहीं लिखने का तुम लोग, ये x है और ये y है। 3x प्लस 2y, अवेलेबिलिटी का मतलब क्या होता है, लेस देन इक्वल्स टू 24। सेकेंड खत्म, कंस्टेंट्स हो गया। उसके बाद क्या बोला है, डिफाइन z, डिफाइन z बोला है। z के लिए डिफाइन कैसे करना है, पहले प्रॉफिट क्या है देखो, 50 और 70 ना, तो लिखने का द प्रॉफिट ऑन A is ₹50 and that of B is ₹70। therefore टोटल प्रॉफिट क्या होगा, देखो एक प्रोडक्ट पे 50 रुपीज मिल रहा है, कितने प्रोडक्ट पे ऐसे, x प्रोडक्ट पे, तो क्या बनेगा 50x प्लस 70y। अभी डिफाइन करने बोला ना, तो लेट z इज इक्वल्स टू टोटल प्रॉफिट, ये होता है डिफाइन वाला स्टेप। therefore z is equals to 50x plus 70y। हो गया। we have to मैक्सिमाइज, क्या करना है z को, मैक्सिमाइज द वैल्यू ऑफ z, therefore maximize z is equals to 50x plus 70y subject to, सब कंस्टेंट्स लिख दो, 3x plus 2y less than equals to 24, 6x plus 4y less than equals to 36। और एक बार यहाँ पे तुम लोग ये स्टेप लिख सकते हो, गिवन सॉरी LPP is given by, जो बोला लास्ट में डिफाइन LPP, यही है। और ये स्टेप क्या है, डिफाइन z, ये कंस्टेंट्स टेबल नॉन नेगेटिविटी x एंड y डिफाइन, सब सम्स में यही रहेंगे जिसमें टेबल दिया है और जिसको टेबल में कन्वर्ट कर सकते हैं। डन। देखो x और y पहचान आना चाहिए, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, उसके बाद तो हो ही जाएगा।
चलो फटाफट आंसर। फर्स्ट टैबलर है, पहले पूरे क्वेश्चन में से देखो ये और भी क्या रहेंगे। डिफाइन एक्स एंड वाई, क्या लिखेंगे? लेट x and y denotes the number of units of a and b respectively. हो गया फर्स्ट। नॉन नेगेटिविटी, थर्ड स्टेप टेबल, टेबल के अंदर अवेलेबिलिटी दिख रहा है, इधर है, मतलब इधर लेस देन इक्वल्स टू रहेगा, ठीक है। फोर्थ स्टेप कंस्टेंट्स, बोलो फर्स्ट कंस्टेंट। हाँ इधर इधर देखो ऐसा ही है, 10x plus 6y less than equals to 60, second constant। ये हो गया टेबल का स्टेप और कंस्टेंट्स का। और डिफाइन जेड, जेड के बारे में पहले क्या बताने का, टेबल के नीचे दिया देखो, प्रॉफिट ऑन द सेल ऑफ ए इज 30 एंड बी इज, देयरफॉर total profit is equals to 30x plus 20y. Define z, therefore z is equals to 30x plus 20y. We have to maximize the profit, therefore LPP is given by maximize z is equals to 30x plus 20y subject to समझा? टेबल है फिर से, सेकेंड बोलो, पहले एक्स और वाई को एज्यूम करो। फॉर्डर 1 एंड फॉर्डर 2 एक्स एंड वाई, और क्वेश्चन में पढ़ो आगे दिया है, इट इज प्रिस्क्राइब दैट रेशन फॉर वन एनिमल मस्ट कंटेन, मस्ट कंटेन मतलब मिनिमम रिक्वायरमेंट, तो मिनिमम रिक्वायरमेंट का टेबल, टेबल के अंदर तुम लोग कॉलम ऐड कर सकते हो। मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है, फर्स्ट वाले में 14 यूनिट्स है, सेकंड में 22 है, थर्ड में 1 है। मिनिमम रिक्वायरमेंट मतलब कौन सा सिंबल आएगा, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू। बोलो पहला, let y denotes the number of units of fodder 1 and fodder 2 respectively. Second, third table, fourth पहला constraint 2x plus y is greater than equals to 40, second constraint third constraint खत्म, मतलब तुम्हारा तीनों इक्वेशन मिल गया। फिर उसके बाद डिफाइन z, बट उसके लिए क्या दिया क्वेश्चन में देखो, कॉस्ट ऑफ फॉर्डर 1 इज, कॉस्ट ऑफ फॉर्डर 2 इज, देयरफॉर टोटल कॉस्ट इज इक्वल्स टू, डिफाइन z, टोटल कॉस्ट, वी हैव टू मिनिमाइज द कॉस्ट, कॉस्ट मिनिमम करना रहता है, प्रॉफिट मैक्सिमम करना रहेगा। एलपीपी इज गिवन बाय subject to 2x plus y is greater than equals to 14, 2x plus x plus y is greater than equals to 1, x is greater than equals to 0, y is greater than equals to 0। क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा। थर्ड वन, x और y कौन है इसमें, ए बी है, ए बी है। अगर नहीं समझेगा ना तो नीचे पढ़ने का, कंपनी गेट्स अ प्रॉफिट ऑन 350 एंड 400 बाय सेलिंग 1 यूनिट ऑफ ए एंड 1 यूनिट ऑफ बी, मतलब ए बी कौन है, एक्स एंड वाई। होगा फाइनल वाला स्टेप बता दो, एलपीपी इज गिवन बाय
maximize z is equals to 350x plus 400y subject to 3x plus 2y is less than equals to 2x plus 5y is less than equals to 160. इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ो। स्टेटमेंट है, टेबल नहीं है, तुमको टेबल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। पहला क्वेश्चन पढ़ो। प्रिंटिंग कंपनी प्रिंट्स टू टाइप्स ऑफ मैगजीन ए एंड बी। द कंपनी अर्न्स 10 and 15 on मैगजीन ए। अर्निंग है मतलब ये अपने टेबल में नहीं रहेगा। These are processed on 3 machines 1 2 3 मतलब क्या, मशीन 1 मशीन 2 मशीन 3। और उसके बाद मशीन मैगजीन ए रिक्वायर्स 2 hours 5 hours and 2 hours on machine 3 and magazine B requires 3 hours 2 hours and 6 hours on machine 3। machine 1 2 3 का अवेलेबिलिटी टाइम कितना दिया, अवेलेबिलिटी 36 50 60। तो इसमें स्टेप्स में जब पहला लिखो, पहला स्टेटमेंट क्या रहेगा, लेट x and y denotes the number of units of A and B respectively। second step x is greater than equals to 0 y is greater than equals to 0। फिर थर्ड स्टेप में क्या लिखने का, गिवन इंफॉर्मेशन कैन बी टैबलेटेड एज। फिर टेबल बनाना है, बोलो पहला कंस्टेंट लेस देन इक्वल्स टू 36 5x डन। उसके बाद देखो क्वेश्चन में मैगजीन का प्रॉफिट के बारे में बोला है, z डिफाइन करने का। अर्न्स है ना, प्रॉफिट है, तो क्या डिफाइन करेंगे, टोटल प्रॉफिट क्या होगा 10x प्लस 15y और लेट z इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट क्या, 10x प्लस 15y। एलपीपी बताओ फाइनली। देखो क्वेश्चन में कहीं पे भी ना मैक्सिमम वन नहीं दिख रहा होगा, प्रॉफिट है ना, तो कुछ एज्यूम करने का क्या, या आगे दिया होगा स्टेटमेंट। देखो अभी ये नहीं भी देता तो हम लोग क्या करते थे, मैक्सिमाइज, क्योंकि प्रॉफिट है। डन। चलो क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ो। इसके अंदर भी टेबल दिया क्या, नहीं दिया, तो अपने को खुद से टेबल बनाना पड़ेगा। बट इसमें और एक प्रॉब्लम भी है ना, गिवन में कुछ नहीं दिया, नीचे दे दिया। ये वाला बुक में तो अपडेट में तो भी दिया है, तुम लोग को कुछ कुछ बुक में प्रिंट नहीं हुआ होगा, एट मोस्ट वाला वैल्यूज नहीं दिए होंगे। ठीक है, M1 और M2 पे यस नो, और क्या करना है, ट्यूब्स और बल्ब्स। तो फर्स्ट क्या बनेगा, टेबल x and y तो डिफाइन करना पड़ेगा। लेट x and y denotes the number of bulbs and number of tubes respectively। तो बल्ब्स और ट्यूब्स कितने मशीन है, A and B के M1 and M2। बोलो आगे बोलो, पैकेज ऑफ बल्ब्स रिक्वायर 1 hour on machine M1 and 3 hours on machine M2 1 3 and package of tubes require 2 hours and 4 hours 2 4। ये अर्न्स अ प्रॉफिट है, प्रॉफिट के बारे में लास्ट में बात करेंगे। इफ ही ऑपरेट्स मशीन 1 एट मोस्ट, बोला एट मोस्ट, मतलब इसको तुम लोग क्या नाम दे सकते हो पता है, अवेलेबिलिटी भी दे सकते हो। कितना, 10 और 12। बोलो पहला स्टेटमेंट, let x and y denotes the number of bulbs and tubes respectively। second statement, third, above information can be tabulated as। fourth, constants are उसके बाद डिफाइन करना है z को, तो उसके लिए प्रॉफिट दिया, देखो प्रॉफिट दिया ना, प्रॉफिट कितना है 13.5 और 55। बोलो
Z is equals to 13.5x plus 55y. LPP is given by खत्म. 6 में टेबल दिया है, पहले डिसाइड करो x और y कौन है. ये भी नहीं है, F1 एंड F2 है. अरे क्वेश्चन में देखो नीचे सेलिंग 1 यूनिट ऑफ F1 एंड 1 यूनिट ऑन F2 गेट अ प्रॉफिट ऑफ 500 एंड 750. मतलब F1 F2 अपने x एंड y है. बोलो. Let x and y denotes the number of units of F1 and F2 respectively. आगे x is greater than equals to 0, y is greater than equals to 0. थर्ड टेबल. फोर्थ कंस्टेंट्स. बोलो पहला कंस्टेंट क्योंकि अवेलेबिलिटी है. हो गया. उसके बाद z डिफाइन करो 500x plus 750y और डिफाइन LPP. Question number 7. The doctor has prescribed 2 different kinds of foods A and B to form a weekly diet for sick person. The minimum requirement of fats, carbohydrates and proteins are 18, 28, 14 units respectively. 1 unit of food A and food B. देखो A, B के बारे में बात किया है. फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स. देखो इसमें क्या बोला है. A के अंदर 4 यूनिट्स ऑफ फैट्स होना चाहिए, 14 यूनिट्स कार्बोहाइड्रेट्स एंड 8 यूनिट्स प्रोटीन. 4, 14, 8. बी के अंदर 6, 12, 8. और ए बी देखो फैट्स कार्बोहाइड्रेट्स का क्या क्या दिया है 18, 28 एंड 14. क्या ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है? क्या 18, 28 एंड 14. तो क्या बोला है 4.5 पर यूनिट, 3.5 पर यूनिट. फटाफट. Let x and y denotes the units of A and B respectively. पहला constant डायरेक्ट. हो गया. फिर उसके बाद देखो कॉस्टिंग दिया है. कॉस्टिंग प्राइस. कॉस्टिंग कैसा होना चाहिए? मिनिमम होना चाहिए. तो Z क्या होगा? 4.5x प्लस 3.5y. और Z को क्या करना है? मिनिमाइज. एट. देखो ये दो सम्स टेबल में कन्वर्ट नहीं कर सकते, इसको स्टेटमेंट वाइज में सॉल्व करना पड़ेगा. अगर कन्वर्ट करना है तो कर सकते हो, बट वो कुछ वैलिड नहीं रहेगा. मतलब टेबल से तुम लोग कुछ ऐसा इक्वेशन डायरेक्ट फाइंड नहीं कर सकते हो. तो सबसे पहले क्या बोला है? जॉन ड्राइव्स द कार एट अ स्पीड ऑफ 60 km/h. he has to spend 5 rupees per kilometer and speed of 90 km/h. the cost of petrol increased to 8 per kilometer. he has 600 to spend on petrol and wishes to travel the maximum distance within an hour. देखो मैक्सिमम के बाजू में क्या है? इसका मतलब z क्या है? डिस्टेंस है. और टाइम पीरियड का लिमिट क्या है? देखो कंस्ट्रेंट्स का मतलब होता है कंडीशंस एंड z होता है ऑब्जेक्टिव फंक्शन. तो z जो है वो ऑब्जेक्टिव फंक्शन, मतलब हमको मैक्सिमम करना है कि मिनिमम करना है. कंडीशंस कैसे होते हैं? रेस्ट्रिक्शन, रेस्ट्रिक्ट करेंगे तुमको. देखो क्वेश्चन में कहाँ कहाँ पे रेस्ट्रिक्शन है? ये हैज 600 टू स्पेंड ऑन पेट्रोल. ये पहला रेस्ट्रिक्शन है, 600 रुपए ही है उसके पास. और दूसरा रेस्ट्रिक्शन क्या है? विद इन एन आवर, मतलब टाइम पीरियड 1 घंटा ही है, 1 आवर. मतलब एक रेस्ट्रिक्शन है टाइम पीरियड के ऊपर, दूसरा रेस्ट्रिक्शन है मनी के ऊपर. और क्या करना है? उसको मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रैवल करना है. मतलब तीसरा पॉइंट क्या है? z है मैक्सिमम डिस्टेंस. अभी इधर कंडीशंस क्या पता है क्या? 60 km/h, 90 km/h के हिसाब से ट्रैवल कर रहा है. तो पहला स्टेटमेंट let x and y denotes the distance traveled at a speed of 60 km/h and 90 km/h respectively. तो x is greater than equals to 0, y is greater than equals to 0.
अभी पहला कंडीशन देखो, सबसे पहले उसने किसके बारे में बात किया है, मनी के बारे में, 600 रुपीज के बारे में, बट कॉस्टिंग देखो कितना हो रहा है, 5 रुपए पर किलोमीटर, 8 रुपए पर किलोमीटर। तो कितना किलोमीटर 60 पे गया, और कितने किलोमीटर 90 पे गया, वाई। तो कॉस्टिंग क्या आएगा, कॉस्ट ऑन पेट्रोल 5 रुपए पर किलोमीटर, मतलब क्या आएगा 5x प्लस 8y। he has rupees 600 to spent on petrol, therefore 5x प्लस 8y का आंसर 600 से कम होगा। ये तुम्हारा पहला कंस्टेंट है। सेकंड किसके बारे में बात किया, टाइम के बारे में। तो टाइम कैसे निकालोगे, स्पीड टाइम डिस्टेंस का लॉजिक, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो फॉर 60 किलोमीटर पर आवर, इसके हिसाब से स्पीड क्या है, डिस्टेंस क्या है x, टाइम क्या है we don't know, therefore time is equals to what, x upon 60। for 90 किलोमीटर पर आवर, 90 is equals to y upon time। so what is the time, y upon 90, has 1 hour to travel the total distance, therefore ये टाइम पीरियड 1 आवर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये पहला कंस्ट्रेंट था, अब ये सेकंड, बस दो ही कंडीशंस है। अभी लेट z क्या है, टोटल डिस्टेंस, बताओ टोटल डिस्टेंस कितना रहेगा। देखो पूरे डिस्टेंस में ना कुछ डिस्टेंस वो क्या कर रहा है, x डिस्टेंस क्या कर रहा है 60 के स्पीड में जा रहा है, और बाकी डिस्टेंस 90 के स्पीड में जा रहा है, मतलब पूरा मिला के कितना बनेगा, x प्लस y z। वी हैव टू मैक्सिमाइज द डिस्टेंस, उसको मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रैवल करना है, therefore LPP is given by, बोलो, मैक्सिमाइज सब्जेक्ट टू खत्म। कंडीशंस के लिए तुमको स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। अगर टेबल पे करना है ना, तो यहाँ पे तुमको ऐसा लिखना पड़ेगा 60 किलोमीटर पर आवर, 90 किलोमीटर पर आवर, कॉस्ट 5 रुपए 8 रुपए पर किलोमीटर, और अवेलेबिलिटी कितना है 600, और टाइम x बाई 60 y बाई 90 और अवेलेबिलिटी 1 आवर। ऐसा टेबल बनेगा, फिर तुम लोग कन्वर्ट कर सकते हो। समझा? तो इधर स्पीड बताना पड़ेगा, स्पीड ऐसा करो या वैसा करो, बट इधर ये करने के लिए तुमको ये सब डिफाइन करने पड़ेंगे, इसलिए अपन डायरेक्ट स्टेटमेंट से किया। डन। लास्ट सम देखो सेम है, ये भी इससे कर सकते हो, टेबल से भी कर सकते हो या स्टेटमेंट से भी कर सकते हो। देखो कंक्रीट ब्रिक है जिसके अंदर सीमेंट और सैंड का वैल्यू दिया है, तो टेबल बनाएंगे तो इधर सीमेंट आएगा और सैंड आएगा। क्या बोला है देखो, फर्स्ट द वेट ऑफ अ कंक्रीट ब्रिक हैज टू बी एटलीस्ट 5 kg, दोनों मिला के 5 kg होना चाहिए। तो यहाँ पे प्रॉब्लम समझा, टेबल में ये दोनों वैल्यूज तुमको कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया है, डायरेक्टली बोला है दोनों का ऐड करके 5 kg चाहिए ऐसे। तो क्या स्टेटमेंट लिखेंगे, लेट x एंड y डिनोट्स, बोलो
the weight of cement and respectively. इसके आगे इसमें ना सीधा जो जो क्वेश्चन कंडीशन बोला वो करते जाओ. द वेट ऑफ अ कंक्रीट ब्रिक हैज टू बी एटलीस्ट 5 kg. वेट ऑफ अ कंक्रीट ब्रिक मतलब ब्रिक कैसा बनेगा, किससे किससे बन रहा है, सीमेंट और सैंड से बन रहा है. तो मतलब x प्लस वाई, एटलीस्ट मतलब कितना kg. तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, दिस में फर्स्ट कंडीशन, तो फर्स्ट कंडीशन के हिसाब से क्या है, x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5. अभी सेकंड कंडीशन पढ़ो. कॉस्ट दिया, ये नहीं पढ़ने का भी. आगे स्ट्रेंथ कंसिडरेशन डिक्टेट दैट अ कंक्रीट ब्रिक शुड कंटेन मिनिमम 4 kg ऑफ सीमेंट. सिर्फ सीमेंट के बारे में बात किया. सीमेंट को हम लोग किससे डिनोट किए, तो अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन बोलो मिनिमम 4 kg मतलब x is greater than equals to 4 but not more than 2 kg of sand. तो अकॉर्डिंग टू थर्ड कंडीशन y is less than equals to 2. हो गया. आगे कॉस्ट के बारे में बात किया, कितना 20 रुपीज पर kg, 6 रुपीज पर kg. लेट z is equals to टोटल कॉस्ट. आगे क्या बोला है, कॉस्ट को कैसे करना है, मिनिमम. वी हैव टू मिनिमाइज द कॉस्ट, डिफाइन एलपीपी. डन. सो घर पे एक बार ये वाले सम्स करने से अच्छा है मिसलेनियस का वर्ड प्रॉब्लम्स कर लो, क्योंकि उसमें भी सब टैबुलर और नॉन टैबुलर दिया है. और एक बात क्या है, उसमें कोई भी सम स्टेटमेंट वाला नहीं है. स्टेटमेंट वाला तुम्हारे पास दो ही है, जॉन ड्राइव्स वाला कार वाला सम है और सीमेंट वाला सम. बाकी सब टैबुलर वाले. तो सिर्फ टेबल बनाना आए तो भी बस हो गया. करेंगे. ये एमसीक्यू में है क्वेश्चन. If the corner points of the feasible region are 0, 0, 3, 0 and 2, 1, 0, 7/3, the maximum value of z is. क्या करना है, सिर्फ हाँ सब वैल्यू z के अंदर पुट करना है, जो सबसे हाईएस्ट आए वो बताना है बस. जैसे 0, 0 पुट किया तो 0 ही होता है, 3, 0 पुट किया तो 12 होता है, 2, 1 पुट किया तो 4 2 8 प्लस 13 होता है, 0, 7/3 किया तो 35/3 होता है. तो 35/3 सबसे बड़ा है. कौन सा नंबर बड़ा है सबसे बड़ा, देखो 35/3 तो 12 पॉइंट में आता है, तो 13 इज द फाइनल आंसर. राइट. देखो इधर बोला है द कॉम्प्लिकेटेड बट एफिशिएंट मेथड ऑफ मेजरिंग ट्रेंड ऑफ टाइम सीरीज इज. सबसे हार्ड बट अच्छा मेथड कौन सा है इसमें, मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर. उसके बाद देखो the graphical solution of set of the inequation x is greater than equals to 0, y is less than equals to 0. ऐसा कौन से क्वाड्रेंट में होगा जहां पे x पॉजिटिव है y नेगेटिव है. अरे अनपढ़, फिल इन द ब्लैंक से वो अभी रिकॉर्ड हो रहा है, तेरा नाम लेके बताओ क्या, कौन से क्वाड्रेंट में, फोर्थ. x पॉजिटिव चाहिए y नेगेटिव चाहिए, ऐसा सिर्फ फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5A का थर्ड सम देखो क्या बोला है, ऑब्टेन द ट्रेंड वैल्यूज यूजिंग 5 अर्ली मूविंग एवरेजेस, 3 मार्क्स. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5B में सॉल्व द फॉलोइंग एलपीपी बाय ग्राफिकल मेथड, और वो भी देखो दो इक्वेशन वाला सम्स है.
3x plus 2y is less than equals to 12, x plus y is greater than equals to 4. 4 मार्क्स वाला सम है. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6A का फर्स्ट सेकंड सम देखो. फिट अ ट्रेंड लाइन बाय ग्राफिकल मेथड. इवन काउंट है. ट्रेंड लाइन मतलब ट्रेंड लाइन कैसा मिलेगा? ग्राफिकल. ग्राफिकल क्या करने का? हाँ, प्लॉट करके बाद में लाइन बनाना है बस. 3 मार्क्स खत्म. तो ये 2023 का पेपर है जिसमें 3 मार्क, 4 मार्क और 3 मार्क और वो 2 3, मतलब 3 मार्क्स टाइम सीरीज, 3 मार्क टाइम सीरीज, एक एमसीक्यू. 7 मार्क और 4 मार्क एलपीपी और 2 एमसीक्यू. 6. तो 13 मार्क्स कवर किए 2023 के पेपर में अब तक जितना डिस्कशन किया उसमें से. एंड 24 ऑब्जेक्टिव फंक्शन ऑफ द एलपीपी इज. ऑब्जेक्टिव फंक्शन किसको बोलते हैं? अभी बताया, z को. z को हम क्या करते हैं? हाँ, तो इज द फंक्शन टू बी मैक्सिमाइज्ड और मिनिमाइज्ड. इसके बाद optimum value of the objective function of LPP occurs at the center of the feasible region. बोलना चाहता है कि हम जो ऐसे फिजिबल रीजन के पॉइंट्स फाइंड करते हैं ना, वो सेंटर में फाइंड करता है, ऐसा बोल रहा है. कहाँ पे करते? कॉर्नर्स. कहाँ पे होता है? कॉर्नर्स पे होता है. बट ये सेंटर बोल रहा है तो क्या आएगा? फॉल्स. ये 2 आए. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5A का फर्स्ट सम, थर्ड सम देखो. 4 ईयरली सेंटर्ड मूविंग एवरेज बोला है. आएगा 4 ईयरली का सेंटर्ड मूविंग एवरेज मतलब टेबल का कॉलम क्या क्या बनेंगे? ईयर, इंडेक्स, थर्ड 4 ईयरली मूविंग सम, 4 ईयरली मूविंग एवरेज, 2 ईयरली सेंटर्ड सम और उसके बाद 4 ईयरली सेंटर्ड मूविंग एवरेज. क्वेश्चन नंबर 5B में तो नहीं आया कोई क्वेश्चन. 6A में नहीं, 6B में देखो फर्स्ट सम. फिट अ ट्रेंड लाइन टू द अबव डेटा बाय मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर. बट कितना काउंट है? देखो ऑड काउंट है, होएगा. उसके नीचे देखो मिनिमाइज दिया है. ये भी 4 मार्क के लिए आया, ये भी 4 मार्क के लिए आया. मैं कल जो प्रॉब्लम बोला वो प्रॉब्लम है बिकॉज एनी वन है. दोनों में से कोई एक ही लिख सकते हो तुम लोग. तो ये पेपर में 4 मार्क का प्लस 3 मार्क का सम आया. किसमें से? टाइम सीरीज से. 7 मार्क और 4 मार्क का सम एलपीपी का प्लस 2 मार्क का एमसीक्यू, 6 मार्क. तो ये दोनों चैप्टर में से 13 मार्क्स तो कवर होंगे पेपर में. बट प्रॉब्लम ये है देखो 23 के पेपर में हम ऑप्शन में थे बट इसी में एक ही में क्वेश्चन में आया. तो क्वेश्चन नंबर 4B में ऐसा आया तो तकलीफ है. बट देखो बहुत रेयर चांसेस है. ट्वेंटी फाइव देखो क्वेश्चन में मूविंग एवरेज आर यूजफुल इन आइडेंटिफाइंग
सीजनल कंपोनेंट, इरेगुलर कंपोनेंट, ट्रेंड कंपोनेंट एंड साइक्लिकल कंपोनेंट। ट्रेंड, उसके बाद ऑब्जेक्टिव फंक्शन ऑफ असाइनमेंट प्रॉब्लम, सॉरी असाइनमेंट का वो cyclical variation can occur several times in a year. cyclic variation कल करके आने बोला मैं, क्या आएगा? और क्वेश्चन नंबर 4C में मेथड, द सिंपलेस्ट मेथड ऑफ मेजरिंग ट्रेंड ऑफ टाइम सीरीज इज, सिंपलेस्ट मेथड ऑफ मेजरिंग बोला है, मूविंग एवरेज आएगा। सेटिंग ट्रेंड लाइन का तो ग्राफिकल होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5A का क्वेश्चन में एक आया, देखो, अ कंपनी मेक्स अ कंक्रीट ब्रिक्स मेड अप ऑफ सीमेंट एंड सैंड। कुछ भी चेंज नहीं किया, क्वेश्चन के नंबर्स नहीं, कुछ नहीं, कंडीशन है, सब सेम सेम। 5B, obtain the trend value for the following 4 yearly moving centered, आएगा। ये पिछले साल का पूरा कॉपी किया है, ईयर, इंडेक्स, सब। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6A में सॉल्व द फॉलोइंग एलपीपी बाय ग्राफिकल मेथड, 3 मार्क्स। बस ना, देखो एक, देखो मूविंग एवरेज और साइक्लिक वेरिएशन और सिंपलेस्ट मेथड, ये तीनों 3 मार्क के लिए टाइम सीरीज से ही पूछा है, प्लस 4 मार्क का यहाँ पे पूछा है, तो टाइम सीरीज फिर से 7 मार्क्स। एलपीपी यहाँ पे 3 मार्क का पूछा है और ग्राफिकल मेथड के लिए 3 मार्क का पूछा है, मतलब एलपीपी भी सो 13 मार्क्स ये 2 टॉपिक में से आएंगे। डन। और एक बात, स्पेशली एमसीक्यूज, जो तुम्हारे बुक में थ्योरी लिखा हुआ है, आंसर नहीं थ्योरी। अगर तुम्हारे बुक में लिखा है कि वो सिंपलेस्ट मेथड है तो वही सिंपलेस्ट मेथड रहेगा, तुम क्या सोच रहे हो वो नहीं बोल रहा हूं मैं। अगर तुम्हारे बुक में लिखा है ये अगर तुम्हारे बुक में बोला है लीस्ट स्क्वायर मेथड सिंपलेस्ट मेथड है, थ्योरी में आंसर गलत हो सकता है, बट थ्योरी में लिखा है वही लिखने का एग्जाम में, क्योंकि तुम्हारे टेक्स्ट बुक के हिसाब से ही आंसर की बनता है। ठीक है, ट्रू और फॉल्स भी। अगर वो बोलेगा साइक्लिक वेरिएशन सेवरल टाइम्स होता है तो होता है, थ्योरी पार्ट 2 का जो बोला है ना वही फॉलो करने, क्योंकि पार्ट 1 में सॉल्व करके निकालना पड़ता है, पार्ट 2 में सॉल्व करने की जरूरत नहीं होता है। ठीक है, और घर पे देखो ये पेपर्स ऑलरेडी शेयर किया गया, ग्रुप में शेयर नहीं हुआ ना, घर पे ग्रुप में मैं शेयर करता हूँ 22, 23, 24, 25। तो जैसे ऐसे रोज यहाँ पे डिस्कशन हो जाएगा, मतलब अभी आज हो गया एलपीपी और टाइम सीरीज, और एक चैप्टर करेंगे। घर पे जाके वो क्वेश्चन एटलीस्ट है, तीनों पेपर के क्वेश्चन, 4 पेपर हो जाएंगे, 20, 23, 24, 25, 4 पेपर के क्वेश्चन सॉल्व करो कंपलसरी। देखो क्वेश्चन रिपीट होता है, वो अभी तुम लोग देखे 24 में और 25 में सेम टाइम सीरीज का क्वेश्चन डाला है, और 23 में और 25 में सेम एलपीपी का सम डाला है। ठीक है, उनको टाइम नहीं है पेपर बनाने के लिए, तो तुम लोग उसका फायदा उठाओ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें मुझे ज्यादा समझाने का जरूरत नहीं पड़ेगा, आता होगा ये चैप्टर तो। पहले हम डिस्कस करते, जनरल डिस्कशन करते सीक्वेंसिंग का। अरे बंद करो। सीक्वेंसिंग में कितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं? 2, एक 2 मशीन, एक 3 मशीन। बोलो स्टेप नंबर 1 क्या रहता है 2 मशीन वाले में?
ऑप्टिमल सीक्वेंस चाहिए, तो ऑप्टिमल सीक्वेंस कैसा मिलेगा? अगर मेरे पास दो मशीन है M1 और 2, 5 जॉब्स है ABCDE और काउंट है कुछ ऐसे 1 3 7 4 5 4 6 9 8 9। सबसे पहले क्या करूं मैं? पूरे टेबल में से लीस्ट वैल्यू ढूंढूंगा। तो लीस्ट वैल्यू कहाँ पे दिख रहा है? इधर। इसका मतलब वो कौन से मशीन से बिलोंग कर रहे हैं? 1 से। तो ऑप्टिमल सीक्वेंस में सबसे पहला क्या आएगा? ए, शुरुआत से आएगा, स्टार्टिंग से। फिर इसको कट कर लेने का। अब लीस्ट क्या है? 3 है। कौन से बिलोंग, किसको मशीन को, कौन से मशीन को बिलोंग कर रहा है? सेकंड मशीन को। तो लास्ट से बी लिख देने का, ए कट करने का, बी। 4 है, डी, बट पहला तो डी कट। नेक्स्ट 6 सी लास्ट से और बीच में आएगा ई। ऐसा ऑप्टिमल सीक्वेंस मिलता है। और ऑप्टिमल सीक्वेंस में क्या क्या तकलीफ होता है? कभी कभी 1, अब ये 1 है, ये 2 है, ए बी सी डी है, ये 1 है, ए 1 है, तो लीस्ट वैल्यू 1 ही होता है। तो किधर कौन सा सेलेक्ट करेंगे? इसको स्टार्ट से, इसको एंड से, इसमें कोई तकलीफ नहीं है। बट अगर इधर भी 1 है, इधर भी 1 है, तो क्या करने का? दोनों में से कहीं पे एक जगह पे, मतलब इधर स्टार्ट से फिल करो, नहीं तो एंड में। समझ रहे? देखो टाइम ऐसा हुआ ना, कोई तकलीफ नहीं है। ऐसा हुआ ना तो तकलीफ है। ऐसा भी हो सकता है। तो इधर ए बी लिखो या बी ए लिखो, चलेगा। समझा? ऐसा कुछ हम लोग देखे थे। अगर ये दोनों का एडिशन 4 आ रहा है तो हम लोग लिस्ट पे जाएंगे, मतलब ए बी लिखेंगे। पर तुम लोग बी ए लिखे तो भी फुल मार्क्स ही मिलेंगे और आंसर भी सेम आएगा। डन। तो ऑप्टिमल सीक्वेंस निकालने में ये सब प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, तो थोड़ा ध्यान दो सॉल्व कर समय। सेकंड, वर्किंग टेबल या इनपुट आउटपुट टेबल। पहले बनाएंगे जॉब्स, उसके बाद जब भी जॉब्स का बनता है कॉलम, उसके नीचे एक लाइन छोड़ के ड्रॉ करने का, लाइन एक लाइन छोड़ देने का, फिर लिखने का मशीन ए, आइडल टाइम फॉर मशीन बी। देखो ये लास्ट कॉलम ना ऑप्शनल है, अगर तुमको नहीं समझता है आइडल टाइम कैसा निकालना है मत बनाओ, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम बताया था आइडल टाइम हम लोग किसके लिए बना रहे? सिर्फ और सिर्फ क्रॉस चेक के लिए। ये वाला कॉलम हम क्रॉस चेक के लिए बनाते हैं। फिर इसके नीचे लिखना है IPO, IPO, इन प्रोसेस आउट, इन प्रोसेस आउट। तो प्रोसेस किधर से कॉपी करने का? टेबल से इन सबके वैल्यूज कॉपी करना है और जॉब से ही सीक्वेंस में लिखना है ADECB। प्रोसेस टाइम कॉपी करना है, प्रोसेस टाइम कॉपी, शुरुआत करना है 0 से। ये प्रोसेस टाइम ऐड करेंगे, सपोज इधर 2 है तो 2 आएगा इधर। यही इन टाइम होगा इसके लिए, तो आइडल टाइम में 2 घंटा रहेगा, बिकॉज वो 2 आवर्स के लिए वेट करेगा। अगर समझो इधर 3 है, इधर 5 आ गया, और इधर 2 है, फिर से 2 2 4 आ गया। अभी 5 बढ़ाए कि 4 बढ़ाए? तो 5 शुरू करने। और समझो इधर 6 है तो 11 हो गया। इधर 8 है, ये 4 के साथ 12 हो गया। 12 बढ़ाए कि 11? तो 12 आया, मतलब इसको 1 आवर वेट करना पड़े, तो आइडल टाइम में 1 आएगा। तो इधर वेट करने की जरूरत नहीं पड़ा, 0 आएगा। हर बार ये दोनों का डिफरेंस देखने का, याद है ना? उसके नीचे स्टेप नंबर 3 में क्या क्या फॉर्मूलाज आएंगे? टोटल इलैप्स्ड टाइम किधर आता है टेबल में? इधर वाला वैल्यू को लिखने का, एकदम एंड वाला। उसके बाद आइडल टाइम फॉर M1 क्या आएगा फॉर्मूला? टोटल इलैप्स्ड टाइम माइनस प्रोसेसिंग टाइम फॉर M1। प्रोसेसिंग टाइम फॉर M1 क्या रहेगा? इन सबका टोटल, और टोटल इलैप्स्ड टाइम यहाँ पे वैल्यू। उसके बाद आइडल
टाइम फॉर M2 समझ रहे हैं। तो टोटल लैप्स टाइम और प्रोसेसिंग टाइम कभी भी ये नहीं रहेगा इसको टोटल करने का। डन। और एक बात, जब भी ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है जो भी आंसर इधर आएगा तुम्हारा क्वेश्चन में पढ़ने का मिनट्स आवर्स कुछ दिया क्या नहीं दिया तो यूनिट्स। और देंगे टाइम है ना क्वेश्चन में दिया रहेगा टाइम मिनट्स में क्या आवर्स में किस में है वो इधर लिख देने का। कुछ नहीं दिया तो यूनिट्स लिख दो बस। इतना करना है 2 मशीन फॉर्म के लिए प्रॉपरली। 3 या 4 मार्क्स के लिए आएगा ये 3 मशीन वाला। मैं भगाऊंगा रे क्लास में से। ये सब टाइम पास के लिए पढ़ा रही है। ए सीधा बैठना है। आता है क्या रे 2 मशीन 3 मशीन फॉर्म खड़े रहे। 3 मशीन फॉर्म का स्टेप बता फटाफट कैसे कन्वर्ट करेगा। कंडीशन क्या है। बोल गौरव 3 मशीन फॉर्म का कंडीशन क्या है। एग्जाम में आया तो क्या करेगा। फर्स्ट मशीन का 3 मशीन है ना भाई। फर्स्ट मशीन का मिनिमम, सेकेंड मशीन का मैक्सिमम, थर्ड मशीन का मिनिमम, ये दोनों में से कोई कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए तब जाके तुम लोग मशीन को कन्वर्ट कर सकते हो किसमें 2 मशीन फॉर्म में। दो फिक्टिशियस मशीन में से M1 प्लस M2 और एक बात ये थोड़ा कभी कभी क्या होता है सीक्वेंस चेंज होता है। कैसे, अगर मैं तीनों में से सपोज मिनिमम निकाला मैक्सिमम निकाला और मिनिमम निकाला ऐसे तो मैं इसको ऐड कर रहा हूँ इसको ऐड कर रहा हूँ। बट अगर समझो मैक्सिमम पहले का मिनिमम दूसरे का और तीसरे का भी मिनिमम, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है तो मैं दूसरा कंडीशन चेक करूंगा। मतलब क्या, पहले का मैक्सिमम दूसरे का मिनिमम तीसरे का मिनिमम ये हो रहा है तो मैं क्या कैसे करूंगा कन्वर्ट। B प्लस ए C प्लस ए, मतलब A कॉमन में रहेगा तो C ऐसा बनेगा। ये एमसीक्यू में पूछेगा, सम्स में तो तुमको ऐसा घुमा के नहीं देगा बट एमसीक्यू में ऐसा पूछ सकते हैं सीक्वेंस क्या होगा मशीन्स का। इसका क्वेश्चन ऐसा रहेगा मैक्सिमम ऑफ M1 is 2, minimum of maximum of M1 is 3, minimum of M1 is 3, M2 is 3 and the minimum of M3 is 4। देखो कंडीशन कैसा है, इसका मैक्सिमम इसका मिनिमम का इक्वल हो रहा है जो हम लिखे, और इसका मिनिमम इससे बड़ा भी है। सब किसके हिसाब से हो रहा है, मैक्सिमम ऑफ M1 के हिसाब से हो रहा है। तो इसमें M2 पहला करेंगे, M1 बाद में, M3 उसके बाद, मिडल में M1 रहेगा। जिसका मैक्सिमम देखा जाएगा वो मिडल में होता है। ये एमसीक्यू के लिए काम आएगा बस, बाकी सम करना है तुम लोग तो वैसे ही। तो बोलो फिक्टिशियस मशीन्स हो गए जी और एच का वैल्यूज मिलेंगे, फिर क्या करने का सब कुछ सेम। फिर वर्किंग टेबल बनेगा, वर्किंग टेबल में जॉब्स आएंगे एक लाइन छोड़ने का, फिर उसके बाद मशीन 1 मशीन 2 जॉब्स वही सीक्वेंस लिखना है जो जी एंड एच का आएंगे। ऑप्टिमल सीक्वेंस यहाँ पे बीच में बनेगा।
फिर इधर IPO IPO IPO, पहले टेबल से कॉपी करने का, प्रोसेस टाइम्स, फिर 0 से शुरू करने का, सपोज 2 हुआ, इधर 2 आएगा, इधर 5 हुआ, इधर 5 आएगा, इधर 7 आएगा, सपोज 2 है, तो इसका मतलब आइडल टाइम फॉर M3 क्या हुआ 5 आवर्स। फिर इसके आगे ये जो डिफरेंस आएगा वही तुम्हारा आइडल टाइम आएगा, और इधर एकदम एंड में जो आएगा वो टोटल elapsed टाइम आएगा। फिर आइडल टाइम फॉर M1, फिर आइडल टाइम फॉर M2, फिर आइडल टाइम फॉर M3। याद रखने का, आइडल टाइम फॉर M1 में टोटल elapsed टाइम माइनस प्रोसेसिंग टाइम फॉर M1, तुम इधर से कॉपी कर सकते हो क्योंकि हम लोग इधर सीधा सीधा ऐड करते आते, कुछ नंबर चेंज नहीं करते, बट टोटल elapsed टाइम माइनस प्रोसेसिंग टाइम फॉर M2 के लिए इधर से नहीं ले सकते हो, तुमको इसका टोटल करना ही पड़ेगा। और सबसे ज्यादा आइडल टाइम किसका आएगा, M2 का ही आएगा हर बार, जो मिडल में, और M3 का टोटल elapsed टाइम माइनस प्रोसेसिंग टाइम फॉर M3, इधर से नहीं लेने का, इसका टोटल करके ही करने का क्योंकि हम लोग चेंज करते हैं उसमें, समझ रहे हैं। फिर इसका आंसर क्रॉस चेक करके ले लेगा। डन। असाइनमेंट का स्टेप्स बताओ। स्टेप नंबर 1, चेक फॉर number of rows is equals to number of columns. If yes, proceed for step 2. If no, introduce a dummy row or column with all entries 0. बोलो step 2. If yes, step 2 क्या आएगा, we have to do minimization of assignment problem, ये बताना है। उसके बाद स्टेप 3 में आएगा, देखो कभी भी याद रखो, नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स हुआ ना, ये तुम लोग टेबल से मतलब टेबल बना के बताने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट बता सकते हो, सिंस नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, देयरफॉर वी हैव टू मिनिमाइज द असाइनमेंट प्रॉब्लम। फिर लिखेंगे क्वेश्चन, फिर रो मिनिमा, समझ में आया। फिर रो मिनिमा होगा, क्या होगा रो मिनिमा में, क्या करते हैं, हर एक रो में से मिनिमम एलिमेंट सेलेक्ट करते हैं और सब में से माइनस करते हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, हर एक रो में से, मतलब ये रो का अलग मिनिमम हो सकता है, ये रो का अलग मिनिमम हो सकता है, जैसे इधर 10 है, 15 है, 20 है, 19 है, मिनिमम कौन है, तो ये 10 को सब में से माइनस कर देने का, तो ऐसा आएगा 0 5 10 9, इधर 9 है, 8 है, 6 है, 5 है, तो 1 एंड 0। डन, ये रो मिनिमा हो गया। उसके बाद स्टेप नंबर 4 ऑप्शनल होता है, कॉलम मिनिमा। क्यों ऑप्शनल बोल रहा हूं, सारे कॉलम में 0 है, ऐसा देखने का सारे कॉलम में 0 है क्या, देखो एक कॉलम में 0 है, एक कॉलम में 0 है, तो कॉलम में 0 नहीं है तो हम कॉलम मिनिमा करेंगे, सेम कॉलम का सबसे मिनिमम एलिमेंट लेके उसमें से 0 माइनस करने का। स्टेप नंबर 5, ड्रॉ मिनिमम लाइंस टू कवर ऑल जीरोस। तो क्या कोशिश करने का, जितना हो सकता है उतना कम 0। देखो इसका हिंट मैं बता रहा हूं, अगर समझो तुम लोग समझो ऐसा टेबल आया, पहला ना देख लेने का असाइनमेंट हो रहा है क्या, मतलब क्या हर एक में एक एक 0 मिल रहा है क्या, देखो इसमें एक 0 मिल रहा है, इसमें भी एक 0 मिल रहा है, इसमें यहां से एक 0 मिल रहा है, यहां से एक 0 मिलेगा, नहीं तो ऑप्शनल, मतलब असाइनमेंट हो रहा है ना, इसका मतलब इसमें तुम लोग को सोचने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट लाइंस ड्रॉ करो, ऐसे किधर से ज्यादा 0 सब सोचने की जरूरत ही नहीं। अगर नहीं हो रहा असाइनमेंट, समझो ये इधर एक 0 है, बट इसमें रो में नहीं है ना,
अभी देखो कितने लाइंस में होगा, अभी भी हो रहा है असाइनमेंट। अभी मतलब अगर 0075 0062 1110 0520 ऐसा हुआ तो रिस्ट्रक्चरिंग में जाएगा कि देख लो एक बार पहले। जाएगा कि नंबर ऑफ लाइंस मैच हो रहा है। अभी एक इधर बनेगा 2 3, इसका मतलब क्या, ड्रॉ मिनिमम लाइंस, मतलब सबसे कम लाइन में हम लोग कवर किए, बट लाइंस और नंबर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स मैच नहीं हो। तो क्या करने का, स्टेप नंबर 6 ना ऑप्शनल होता है। मतलब क्या, नंबर ऑफ लाइंस इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ रोज या ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कैसे भी लिखो। इफ यस तो प्रोसीड फॉर स्टेप 7, क्या, assign the zeros, optimum solution obtain, assign the zeros, if no restructure the above matrix। तो रिस्ट्रक्चर कैसे करते हैं, ये अनकवर्ड में से सबसे लीस्ट क्या है, 1 है, 1 सबसे लीस्ट है 1। वो 1 से सारे एलिमेंट्स को मतलब सारे एलिमेंट में से 1 लेस करो और इंटरसेक्शन पे ऐड करो। तो मतलब कैसा बनेगा, 0 चेंज नहीं होगा, 9 बनेगा, 8 7 बनेगा, 6 4 1 ऐड होगा, 2 बनेगा, इंटरसेक्शन पे 0 1 0 आगे में ऐड होगा 1 2 0 5। फिर से कोशिश करो लाइंस ड्रॉ करने का, बट क्या, मिनिमम लाइंस। एक इधर 0 ज्यादा है इसमें, और एक इधर, दो अलग अलग जगह पे, तो एक एक बन गया, तो असाइन करना पड़ेगा, असाइन द जीरोस। बोलो ऑप्टिमम सॉल्यूशन ऑब्टेन, असाइन द जीरोस। बोलो सबसे पहला हम किस जीरो पे फोकस करेंगे, जो सिर्फ एक ही बार है रो या कॉलम में, जो ये है। तो उसके बाद लास्ट कॉलम में इसको पकड़ते ही भागेगा, नेक्स्ट फर्स्ट रो में ये भाग जाएगा और ये मिल जाएगा। तो 1 2 3 4, समझा। और उसके बाद असाइन द जीरोस के बाद बताने का, ए गोस टू 1 बी टू 2 सी टू 4 एंड डी टू 3। वैल्यूज जो ओरिजिनल टेबल में होता है ना, वो कॉपी करके टोटल फाइंड करके रख देने का। देखो कुछ सब में पूछता है, कुछ सब में नहीं पूछता है, इसके लिए सब में कर देने का। ये हो गया कौन सा टाइप, मैक्सिमाइज करने बोला तो पहला स्टेप क्या है, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स का करने का पहला। अगर इक्वल हुआ तो कोई टेंशन नहीं हुआ तो डमी रो लेके आने का, डमी रो या कॉलम लेके आने का। उसके बाद क्या करने का, वी हैव टू डू मैक्सिमाइजेशन ऑफ असाइनमेंट प्रॉब्लम। बट कैसे, बाय कन्वर्टिंग इनटू मिनिमाइजेशन ऑफ असाइनमेंट प्रॉब्लम। उसके लिए क्या करने का, पूरे टेबल में से सबसे बड़ा नंबर अगर सपोज इधर है, इसमें ए नंबर में से सारे नंबर्स को क्या करने का, लेस करते आने का। तो कन्वर्ट किस में होंगे, सब कुछ। अगर समझो मेरे पास टेबल ऐसा है 100 90 50 40 60 120 110 100 80, 120 इज द हाईएस्ट। तो क्या करेंगे, 120 माइनस 100 120 माइनस 90
120 minus 50 70, 120 minus 80 60 40। अब ये टेबल में क्या स्टेप्स करने का, वही स्टेप जो इससे पहले किए। पहला रो मिनिमा, सेकंड ऑप्शनल है वो, थर्ड ड्रॉ मिनिमम लाइंस टू कवर ऑल जीरोस, फोर्थ अगर नंबर ऑफ लाइन सेम हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो असाइन रीस्ट्रक्चर करके फिर उसके बाद ड्रॉ द मिनिमम लाइंस करके एक बार देखो होगा कि नहीं होगा। पहले रो में सबसे मैक्सिमम कौन है, सेकंड में, थर्ड में रिस्ट्रक्चरिंग होगा, मतलब टेबल का सॉल्यूशन नहीं आ सकता क्योंकि 100 और 110 एक ही जगह पे आ रहे हैं, तो एक बार रिस्ट्रक्चर होने के बाद आंसर आएगा। समझा? देखो असाइनमेंट सीक्वेंसिंग में मशीन वाला सम कंपलसरी आएगा पेपर में, मशीन असाइनमेंट का सम ऑप्शनल है, आएगा नहीं आएगा वो नहीं, बट मशीन तो कंपलसरी आएगा। तो जब हम लोग प्रैक्टिस करेंगे एग्जाम के लिए, और मेरा सजेशन ये है कि असाइनमेंट सीक्वेंसिंग कभी टेक्स्ट बुक में से सॉल्व मत करो, गो फॉर क्वेश्चन पेपर डायरेक्टली, कोई जरूरत नहीं टेक्स्ट बुक में क्योंकि वही सम्स रहेंगे रिपीटेड, तो पेपर्स के हिसाब से ही करो। 23 में देखो एमसीक्यू में तो असाइनमेंट का नहीं पूछा है, और ट्रू और फॉल्स में बोला है, देखो इन एन असाइनमेंट प्रॉब्लम इफ नंबर ऑफ कॉलम इज ग्रेटर देन द नंबर ऑफ रोज, कॉलम ज्यादा है रोज कम है, देन अ डमी कॉलम इज एडेड। क्या ऐड होना चाहिए, रो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5A में तो नहीं, 5B में find the assignment of salesman to territories that will result in a minimum cost, 4 marks। देखो एक रो कॉलम कम है, रो कम है E, तो क्या करना पड़ेगा, पहला लाइन नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स, आगे अच्छा डमी रो है मतलब कौन सा स्टेप स्किप होगा, कॉलम मिनिमा, रो मिनिमा तो होगा, डमी कॉलम आए तो रो मिनिमा स्किप होता है, रो मिनिमा करेंगे। एक बार देख लो पहला रो में क्या मिनिमम है, मिनिमम मिनिमम, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, फिफ्थ में, कहीं पे भी जा सकते, मतलब एक बार रिस्ट्रक्चर होगा। देखो 4 मार्क के लिए आता है ना, एक बार तो रिस्ट्रक्चरिंग होता है, ये 3 मार्क वाले में रिस्ट्रक्चरिंग नहीं होगा, तो ये 4 मार्क वाले में पूछा है तो रिस्ट्रक्चर होगा, यस नो, ऐसा देख लेने का पहले ही, फिर उसके अकॉर्डिंगली सॉल्व करते जाने का स्टेप्स आता है ना। क्वेश्चन नंबर 6A में नहीं, 6B में, 6E में देखो आया मशीन वाला सम, बट एक्टिविटी में आया, तो व्हाट इज द एंड टाइम 2, इधर जो होता है वही होगा। ये लोग प्रोसेस टाइम नहीं लिखते तो उधर ध्यान रखने का, प्रोसेस टाइम वो लोग डायरेक्ट उसमें से देख के डायरेक्ट ऐड करके रख देते, इधर क्या आएगा 42 आएगा, राइट। व्हाट इज द टोटल लाइफ टाइम 43, इधर जो होता है वो, और आइडल नहीं आया तो इधर देखो इधर दिया है 43, कॉपी करने के ऊपर 43 माइनस 42 1 आवर, ये 42, और आइडल टाइम फॉर मशीन 2 पूछा है तो क्या करेंगे 43 माइनस इसका टोटल करने का, किसका टेबल में जाके इसका टोटल करो, 18 27 33 36 37, तो कितने आवर्स आएंगे 6, तुम डायरेक्ट 6 भी लिख सकते हो टेबल में, समझा। तो 4 ये, 4 इधर 8 और एक एमसीक्यू 9, पहला एमसीक्यू, to use
हंगेरियन मेथड प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन असाइनमेंट प्रॉब्लम रिक्वायर्स प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन को कैसे करते पूछ रहा है वो कन्वर्टिंग ऑल प्रॉफिट्स टू अपॉर्चुनिटी लॉसेस डमी पर्सन और ए प्रॉफिट्स का मतलब होता है जो दिया है लॉसेस का मतलब होता है मिनिमाइजेशन में देखो मैं अभी जो एग्जांपल दिया था 120 था हाईएस्ट अब इधर 100 था 100 क्या हो गया 120 में से माइनस होके क्या बन गया 20 बन गया मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं इसका 100 रुपए प्रॉफिट मतलब देखो टोटल 120 रुपए है 100 रुपए प्रॉफिट हुआ है मतलब कितना बच गया उसका 20 रुपए वो उसका लॉस है जो अपने को नहीं मिला ना उसको लॉस काउंट कर रहे हैं अपॉर्चुनिटी लॉसेस एक उसके बाद क्वेश्चन नंबर इसमें किसमें भी नहीं दिया है क्वेश्चन नंबर 5A में भी नहीं दिया है 5B में मशीन ए मशीन बी मशीन सी 4 मार्क टोटल लैप्स टाइम फाइंड करना है एडल टाइम फॉर मशीन बी बोला है बट सब फाइंड करके दे दो यस इसके बाद 6A में M1 M2 M3 मशीन से डैश दिया है डैश को कुछ नहीं करने का M4 कम मिसिंग है तो M4 को 0 के साथ लेने का ऑप्टिमम असाइनमेंट शेड्यूल टू फाइंड द मिनिमम कॉस्ट बोला है इसका मतलब क्या है अपने को लास्ट में ऐड करने का तो लो पहले में मिनिमम सेकंड में थर्ड में मतलब रिस्ट्रक्चरिंग नहीं होगा समझा 3 मार्क का है सो नहीं रहेगा और क्वेश्चंस सो 3 4 1 8 क्वेश्चन नंबर 1 में फिर से दिया देखो द ऑब्जेक्टिव ऑफ असाइनमेंट प्रॉब्लम इज टू assign number of jobs to equal number of person at maximum cost wrong number of persons equals to number of person at minimum cost yes देखो यहाँ पे नंबर ऑफ जॉब्स और नंबर ऑफ पर्संस का भी चाहिए सिर्फ मिनिमाइज मैक्सिमाइज ही नहीं है ये मिनिमाइज मैक्सिमाइज कॉस्ट एलपीपी करता है इधर असाइन करते हैं उसके बाद सेकंड में तो कुछ नहीं थर्ड में नहीं 5A में नहीं 5B में मशीन ए मशीन बी आया टोटल लाइफ टाइम आइडल टाइम फॉर मशीन बी उसके बाद 6A में नहीं 6B में भी नहीं नीचे आया देखो 4 मार्क्स एक्टिविटी पर देख लो एक्टिविटी में किधर फिल करना है सिर्फ बॉक्सेस बोलो स्टेप नंबर 4 में क्या हुआ देखो अनकवर्ड है रिस्ट्रक्चरिंग हो रहा है तो अनकवर्ड 2 है और 2 में से कितना कम करेंगे 1 तो इधर 1 आएगा और ये डैश है देखो इधर इसके ऊपर से लाइन ड्रॉ हुआ है इसका मतलब ये चेंज नहीं होगा उसके बाद 2 है इधर उधर क्या आएगा 1 आएगा सिर्फ रिस्ट्रक्चरिंग के 3 बॉक्सेस है वो कर लेने के बाद सब असाइनमेंट उसने कर दिया आगे इसमें अनकवर्ड में मिनिमम कौन है 1 है तो ये 3 अनकवर्ड है देखो तो इधर क्या आएगा 2 आएगा और ये 2 अनकवर्ड है उसकी जगह पे 1 आएगा हो गया अभी रिस्ट्रक्चरिंग के बाद देखो उसने असाइनमेंट किया 1 गोज टू 1 2 के लिए 4 बोला है 3 के लिए क्या रहेगा देखो ये असाइन हो गया और 3 के लिए 2 के लिए 4 बोला है असाइनमेंट 5 के लिए 5 बोला है देखो ये असाइन हुआ मतलब ये 0 गया ये असाइन हुआ मतलब ये दोनों 0 गए और ये हुआ तो ये भी गया तो 3 के लिए क्या रहेगा 30 रहेगा एंड 4 के लिए 2 रहेगा खत्म और मिनिमम वैल्यू पूछा है तो ओरिजिनल टेबल से वैल्यू फाइंड करने का आएगा तो 4 4 1 अब एक बार ऑप्शन के हिसाब से देखो एमसीक्यू में तो अपने पास ऑप्शन है एमसीक्यू ट्रू और फॉल्स में 5A में हम लोग ए पेपर में 25 में सिर्फ सेकंड क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं एलपीपी का है यस
और 5B में हम मूविंग एवरेज का क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं, मशीन का सम अटेम्प्ट कर सकते हैं, मतलब 5B का ऑप्शन खत्म। 6A में सेकेंड क्वेश्चन एलपीपी का अटेम्प्ट कर सकते हैं बस। 6B में कुछ नहीं अटेम्प्ट कर सकते फिलहाल, एंड 6C में असाइनमेंट का सम अटेम्प्ट कर सकते हैं। मतलब 25 के हिसाब से हम लोग 4 प्लस 3 7 प्लस 8 15 प्लस 3 18 मार्क्स आउट ऑफ 24 अटेम्प्ट कर सकते हैं। मतलब मैं बोल रहा हूँ ऑप्शंस 24 6 5A में एक अटेम्प्ट कर सकते हैं, देखो फॉर 3 मार्क्स। 5B में एक ही अटेम्प्ट कर सकते हैं फॉर 4 मार्क्स। 6A में एक ही अटेम्प्ट कर सकते हैं 3 मार्क्स। 6B में एक ही अटेम्प्ट करना है, दोनों आते हैं बट एक ही अटेम्प्ट करना है तो 4 मार्क्स। और नीचे वाले में नहीं होंगे तो ये 4 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 3 7 प्लस 7 तो 14 मार्क्स आउट ऑफ 24 अटेम्प्ट कर सकते हैं। मार्च 23 5A में थर्ड अटेम्प्ट कर सकते हैं 3 मार्क्स। 5B में फर्स्ट भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, सेकंड भी अटेम्प्ट कर सकते हैं तो 8 मार्क्स। 6A में सेकंड अटेम्प्ट कर सकते हैं 3 मार्क्स। 6B में नहीं, एंड इसमें 4 मार्क्स तो 4 प्लस 3 प्लस 8 15 प्लस 3 देखो अब तक हमने सिर्फ 3 चैप्टर किया है, एलपीपी, असाइनमेंट एंड सीक्वेंसिंग। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ऐड करेंगे इंडेक्स नंबर प्लस इंश्योरेंस सीबीडी। एक और चैप्टर ऐड करना पड़ेगा, आइदर इंश्योरेंस नहीं तो सीबीडी। वी गो फॉर इंश्योरेंस। देखो ये 3 से अपना रिस्क देख रहे हो, 25 के पेपर में 18 मार्क्स है, 24 के पेपर में 14 मार्क्स है और उसमें 18, मतलब इसमें 6 मार्क का रिस्क है, इसमें 10 मार्क का रिस्क है और इसमें 6 मार्क का रिस्क है। तो ये जो 6 वाला बोल रहे हैं ना, ये पूरा इससे नलिफाई होगा, मतलब इंडेक्स नंबर और इंश्योरेंस से 0 हो जाएगा। बट एक पेपर में देखो अपने को एक रिस्क आया 14 का, वो एक पेपर के लिए अपने को मेहनत करना बस। अगर वो पेपर में तुमको एक और रिस्क बढ़ जाएगा तो हम लोग अभी क्या करेंगे, मैं कल बताया था, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन या पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का एक सम, उससे 0 हो जाएगा चांसेस, मतलब ऐसा कोई मार्क्स जाने का चांसेस नहीं बचेंगे। अभी घर पे एलपीपी, असाइनमेंट, टाइम सीरीज तीनों का एंड फिल इन द ब्लैंक्स पूरा ये कंप्लीट कर लो, और पेपर 2022, 23, 24, 25 के सारे क्वेश्चन सॉल्व करो बैठ के, कुछ एक्स्ट्रा करने का जरूरत नहीं क्योंकि ऑलरेडी तुमने कल एलपीपी का क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। असाइनमेंट सीक्वेंसिंग का तो पेपर से ही करो, एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं, टाइम सीरीज का भी ऑलरेडी हो गया। और नेक्स्ट लेक्चर में आते समय इंडेक्स नंबर के फॉर्मूलाज पढ़ के आओ ताकि रिवीजन फटाफट हो जाए, तो हम लोग इंश्योरेंस भी कंप्लीट करेंगे उसमें। तो लेक्चर इज ऑन सैटरडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे का काम क्या है, मैक्स 1 का कोशिश करो, लॉजिक, मैट्रिसेस, एटलीस्ट डिफरेंशिएशन अगर नहीं जमता है, एओडी का सीरीज है, वो एओडी का सीरीज देख लो। 1 मिनट,
चुप रहे, चुप। इसमें ना रिविजन्स में देखो थोड़ा सा मिक्स वाले, सब अलग अलग नहीं है, मतलब ये 12th कॉमर्स, इसमें तुम लोग को टेबल के नीचे दिया है, मतलब वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है कौन सा टॉपिक का हुआ है। देखो इसमें एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स है, इसमें एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स है, एमपीसी, एमपीएस, एपीसी, एपीएस, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ डिफरेंशिएशन। ये टॉपिक देख के देखो, क्योंकि उसमें कैसा होगा, मर्जिंग है, डिफरेंशिएशन सिर्फ नहीं करा है अलग अलग से, डिफरेंशिएशन का पैरामीट्रिक फॉर्म एमपीसी एपीसी, डिफरेंशिएशन का इम्प्लिसिट इसमें दूसरा टॉपिक, ऐसा दोनों टॉपिक को मर्ज करके करा है, उसके हिसाब से देखो। और फर्स्ट में मैथमेटिकल लॉजिक मैट्रिसेस हो तो इंडिपेंडेंटली है, वो तो जल्दी कर सकते हो, मैथमेटिकल लॉजिक एक ही होगा आई थिंक सो, एक में पूरा हो गया, मैट्रिसेस के 2-3 होंगे, और मैट्रिसेस को भी मर्ज किया डिफरेंशिएशन के साथ। तो कोशिश करो ये 3 दिन में अगर ये कंप्लीट हो जाएगा तो हम लोग आने के बाद इसको शॉर्ट में रिवीजन करके फिर वो जो तुमको चाहिए था डेफिनेट इंटीग्रेशन और एप्लीकेशन और डेफिनेट इंटीग्रेशन का 2-2 टॉपिक फटाफट कर लेते तो पार्ट 1 भी रिवीजन कंप्लीट होगा। फिर नेक्स्ट वीक में ही एक सैटरडे तक एक पेपर लिखेंगे, तो कितना रिवीजन का काम आया वो दम